going to discuss the current affairs of 22nd of the April. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22nd ऑफ द अप्रैल। तो कौन सा दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये सेलिब्रेट किया था ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर अर्थ डे। और इसकी जो थीम है वो है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने याद रखना है कि अर्थ डे जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है और थीम जो है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज है ये, और ये थीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बाकी डेज की बात करें जो अप्रैल में मनाए गए, 1 अप्रैल को मनाया गया फाउंडेशन डे ऑफ आरबीआई, और उत्कल डे जो है 2 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 4 अप्रैल को मनाया गया इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे। 5 ऑफ द अप्रैल को मनाया गया इंटरनेशनल मैरीटाइम डे और इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस। 6 ऑफ द अप्रैल को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। 7 अप्रैल इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड हेल्थ डे। 10 ऑफ द अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे, इसकी थीम थी वन हेल्थ वन फैमिली। 11 ऑफ द अप्रैल को मनाया गया नेशनल सेफ मदरहुड डे और वर्ल्ड पार्किंसंस डे। 12 ऑफ द अप्रैल को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। 14 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड चागास डे। 15 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड आर्ट डे। 16 अप्रैल को मनाया गया सेव एलिफेंट डे। 17 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड हेमोफीलिया डे और 18 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड हेरिटेज डे और 22 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड अर्थ डे। नेक्स्ट है, विच स्टेट was recognized as the leading state in implementing the प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम। तो इसकी जो ऑप्शन है वो है आपकी, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर कर्नाटका। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा जो है सबसे ज़्यादा जो है इसमें फंड यूज़ किया गया कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। कर्नाटका गवर्नमेंट ने जो है इसके लिए जो फंड यूज़ किया वो किया 687.4 करोड़ रुपीज़, और इससे जो बेनिफिट हुए वो कितने फार्मर्स हुए, 5.66 लाख जो है फार्मर्स जो हैं इससे बेनिफिट हुए। तो ये योजना जो है वो 2016 में जो है चलाई गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है 2016 में जो है ये चलाई गई। इसमें क्या है कि फार्मर्स की फसल का लॉस हो जाता है या डैमेज हो जाती है किसी भी रीज़न से, नेचुरल कैलेमिटीज़ अगर हो जाए या पशु इसको ख़राब कर दे या फिर कोई डिजीज़ जो है आपकी फसलों को लग जाए, तो इस स्कीम के अंडर जो है वो कवर होते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि इस स्कीम में जो है प्रीमियम सब्सिडी ऑफ 90% मिलती है, जो भी प्रीमियम हम पे करते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि सब्सिडी जो है लास्ट लाइन जो है इसमें 90% जो है दी जाती है। अगर बात करें कर्नाटका की, तो कर्नाटका हाल ही में करंट में न्यूज़ में रहा था, तो इसकी न्यूज़ जो है वो देखते हैं। सबसे पहले कर्नाटका के सीएम जो है उन्होंने 108 नमा क्लिनिक्स जो है ओपन किए हैं, और एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर फैक्ट्री जो है वो कर्नाटका में ओपन की गई है। सेंटर ने कलासा बंडूरी जो प्रोजेक्ट है वो कर्नाटका में अप्रूव कर दिया है। अमित शाह ने मेगा डायरी जो है मांड्या में ओपन की है कर्नाटका के। और कर्नाटका गवर्नमेंट ने जो है नोमैडिक कम्युनिटीज़ के लिए अपना डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो बनाया है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो है स्किल पोर्टल लॉन्च किया है जॉब्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सोलर पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ 400 किलोवाट ईच विल बी सेटअप इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो दो जो है 400 किलोवाट के ओपन किए जाएंगे, 400 किलोवाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है ओपन किए जाएंगे। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में होंगे, तो ये होंगे आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो अभी हाल ही में बजट अनाउंस किया था, उसमें जो है आपके हर एक कंस्टिट्यूंसी में जो है 2023 में हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है दो पंचायत जो हैं
वो ग्रीन पंचायत जो है वो बनाई जाएंगी उसके अंडर। और कितने गीगावाट जो है 2023 में प्रोड्यूस की जाएगी, तो 500 गीगावाट जो है, गीगावाट, ठीक है, GW, गीगावाट जो है 2023 का हमारा लक्ष्य है कि इस साल हमने 500 गीगावाट जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। उसी के तहत जो चंबा में है, दो क्या खुल रहे हैं सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, 400 केबी किलोवाट के दोनों ही हैं, और ये ओपन हो रहे हैं पांगी डिवीज़न में, चंबा के पांगी में। अच्छा, इसको चला कौन रहा है? तो इसको जो प्रोजेक्ट को बनाएगा वो बनाएगा हिम ऊर्जा, ठीक है। हिम ऊर्जा जो रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है वो इसको सेटअप करेगी। और कहाँ कहाँ पे ये सेटअप किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे पांगी के दो स्टेशन हैं, हिलौर एंड धारवास, दोनों के दोनों जो हैं वो पांगी में हैं। और इनसे क्या किया जाएगा, जो भी ये पावर प्रोजेक्ट होंगे इनकी जो भी एनर्जी पैदा होगी वो बैटरीज में स्टोर कर ली जाएगी। और जब भी कभी सप्लाई जो है यहाँ पे पांगी में सप्लाई किसी भी रीज़न से बंद हो, चाहे वो मौसम की वजह से हो, चाहे वो शॉर्टेज की वजह से हो, तो उन दोनों केसेस में जो है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी चंबा और पांगी के लोगों को। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल स्कीम है पांगी के लिए। और यहाँ पे 10 करोड़ की कॉस्ट से ये दोनों पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एस्टेब्लिश किया जाएंगे चंबा में। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ तो ये है अपॉइंटमेंट्स की। रणधीर ठाकुर जो हैं उन्हें जो है CEO बनाया गया है TEPL के। TEPL का मतलब क्या है? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। तो टाटा की कंपनी है, आपको पता है टाटा कितना बड़ा ग्रुप है। तो टाटा ने जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में जो है 2020 में ये कंपनी जो है एस्टेब्लिश की गई थी 2020 में। इस मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाली साइड जो है अपना कदम रखा था और अपनी एक कंपनी एस्टेब्लिश की थी TEPL। तो अब इन्होंने अपना CEO जो है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का वो चेंज किया है, और वो किसे बनाया है? रणधीर ठाकुर। तो काफ़ी प्राउड मोमेंट है कि ये रणधीर ठाकुर जो हैं वो हिमाचल के हैं। और हिमाचल में कहाँ के हैं? सधोट इन सरकाघाट, जो कि मंडी में है। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, और इन्हें जो है एक्सपीरियंस है काफ़ी। इन्होंने पहले इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में जो है इंटेल में काम किया है। इनके पास जो एक्सपीरियंस है 40 ईयर्स का है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है कि रणधीर ठाकुर बेसिकली कहाँ से हैं और इन्हें हाल ही में किस कंपनी का CEO जो है वो बनाया गया है? तो ये बनाया गया है TEPL, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमित नेगी जो हैं सांगला किन्नौर से, उन्होंने क्या किया है? जो सेकंड हाईएस्ट पीक है आपकी अन्नपूर्णा, वो भी नेपाल में है आफ्टर आपकी माउंट एवरेस्ट के बाद। तो इसको जो है उन्होंने फतेह कर लिया है। इससे पहले भी उन्होंने कंचनजंगा को भी फतेह किया था, और इससे पहले इन्होंने 2022 में कंचनजंगा और 2021 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को जो है फतेह किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 21 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट, 22 में कंचनजंगा, और 23 में जो है वो आपकी अन्नपूर्णा जो है इसको फतेह कर लिया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाम पूछा जा सकता है अमित नेगी। और सांगला वैली से ये हैं। और सांगला वैली मोस्ट ब्यूटीफुल वैली ऑफ द हिमाचल प्रदेश, सबसे सुंदर घाटी जो है वो किन्नौर की सांगला वैली ही है। तो आपसे कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है सबसे सुंदर घाटी कौन सी है, तो आपका आंसर जो है वो होना चाहिए सांगला वैली, जो कि किन्नौर में है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अमित नेगी एंड रणधीर ठाकुर। तो हिमाचल का कद जो है वो नेशनल लेवल पे काफ़ी हाई कर दी है इन दोनों लोगों ने, काफ़ी अच्छे अचीवमेंट्स जो हैं प्राप्त कर ली हैं। नेक्स्ट है, विच रिनाउंड सिंगर विल बी ऑनर्ड विद द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। तो ये जो है अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शन नंबर C, दैट इज़ योर आशा भोंसले। तो आशा भोंसले जो है ये अवार्ड जीता है लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड। अगर इस अवार्ड की बात की जाए तो ये अवार्ड जो है वो लता मंगेशकर की मेमोरी में जो है वो दिया जाता है। उनकी फैमिली ही इस अवार्ड को देती है, और जो ट्रस्ट बनाया है उसे कहा गया है मंगेशकर फैमिली एंड ट्रस्ट, ठीक है। और ये लता मंगेशकर की मेमोरी में ही जो है ये दिया जाता है। और ये अवार्ड कब दिए जाते हैं? तो ये 24 अप्रैल को जो है वो दिए जाते हैं।
अच्छा, सबसे पहले जो है ये अवार्ड किसे मिला था? तो सबसे पहली बार ये अवार्ड मिला था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस बार ये सिर्फ एक ही आदमी को नहीं मिला है, आपका लता मंगेशकर दीननाथ अवार्ड। तो ये किन्हें किन्हें मिला है, ये कुछ और अवार्डीज़ भी हैं जिन्हें मिला है, जैसे कि पंकज उदास हैं, ठीक है, आपको पता है गज़ल जो गाते हैं, उन्हें भी ये लता मंगेशकर दीननाथ अवार्ड मिला है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो है मिला है। और है प्रशांत दामले, ठीक है, इन्हें भी अवार्ड मिला है। सदगुरु सेवा सिंह संघ, इस ट्रस्ट को भी जो है ये अवार्ड मिला है। उसके बाद विद्या बालन जो हैं उन्हें ये अवार्ड मिला है, ठीक है, सिनेमा में कंट्रीब्यूशन के लिए। तो ये अवार्डीज़ भी हैं जिन्हें इस बार अवार्ड मिला है। तो अपने याद रखना, सबसे पहली बार ये अवार्ड किसे दिया गया था? नरेंद्र मोदी को। और इस बार दिया गया है आशा भोंसले, जो कि सिस्टर हैं किनकी? आपकी लता मंगेशकर की। उन्हें जो है इस बार ये अवार्ड जो है दिया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, रिसेंटली इन विच स्टेट थावे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? तो थावे फेस्टिवल जो है ये कौन से स्टेट में जो है ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ इन बिहार। तो थावे जो है एक दुर्गा टेम्पल है, काफ़ी फेमस, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो ये दुर्गा टेम्पल है गोपालगंज में, और ये काफ़ी विजिटर्स को जो है वो अट्रैक्ट करता है। और इसी वजह से जो है द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म एंड डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट जो है, आर्ट एंड कल्चर, उन दोनों ने मिलके, किन किनों ने? डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म एंड डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर ने मिलकर जो है इस फेस्टिवल को मनाया है अप्रैल 15 से 16 तक, ठीक है, इन गोपालगंज बिहार में। तो इसका मेन एम था कि यहाँ पे टूरिस्ट जो है काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं इस दुर्गा टेम्पल में। काफ़ी फेमस टेम्पल है ये गोपालगंज बिहार में, ठीक है। और इसमें जो है यहाँ के लोग बेसिकली जो भी फंक्शन होते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग जाते हैं, वहाँ पे और ज़्यादा लोग जो हैं अट्रैक्ट होते हैं, एनकरेज होते हैं। तो ये जो है इस वजह से थावे फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है, टू अट्रैक्ट द टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अब बात करें, ये तो उत्तर प्रदेश के बारे में है, चलते हैं। रिसेंटली द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ग्रांटेड साइट क्लियरेंस फॉर द शबरीमाला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट एट विच प्लेस? तो शबरीमाला जो है ये कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ योर कोट्टायम, केरला में। और इसका आंसर जो है वो है बी, दैट इज़ योर कोट्टायम, केरला। तो केरला में अगर ये भी आपका क्या बन जाता है, एयरपोर्ट बन जाता है, तो केरला में इसको मिलाकर जो है वो 5 एयरपोर्ट जो है वो हो जाएंगे। तो एक काफ़ी बड़ी जो है उपलब्धि है आपके केरला के लिए। तो यही है, और इससे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इसका बन रहा है, चला हुआ है, और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इसको क्लियरेंस जो है वो दे दी है शबरीमाला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को। तो याद रखना है आपने कहाँ पे बन रहा है। तो अब केरला के बारे में बात करें तो केरला हाल ही में करंट में न्यूज़ में था, तो न्यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास बेस्ट मेंटेन्ड टाइगर रिजर्व जो है पेरियार टाइगर रिजर्व को अनाउंस किया गया है। एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उसने केरला पर जो है 10 करोड़ का फाइन जो है इम्पोज किया है। किस वजह से? क्योंकि इन्होंने रामसर जो साइट्स हैं उनको अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं किया। और केरला का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसका नाम है केरला ज्योति, जो कि दिया गया है एमटी वासुदेवन नायर को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास विच कंट्री वॉज रिसेंटली हिट बाई साइक्लोन लीजा? तो कौन सी कंट्री है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में जो है लीजा जो है ये साइक्लोन आया है, और ये साइक्लोन जो है एक डेकेड पहले, मतलब कि 14 साल पहले भी आया था, और सेम पोर्ट पे आया था जिसका नाम है पोर्ट हेडलैंड। तो पोर्ट हेडलैंड पे जो है ये पहले भी आ चुका है, और जो ये आपका पोर्ट हेडलैंड है ये जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट आयरन ओर जो है एक्सपोर्टर हब भी है। और जब इस जो है साइक्लोन के बारे में लोगों से पूछा गया तो लोगों ने बताया कि जो ये साइक्लोन जो है वो आया था
उस समय इतनी तेज़ आवाज़ आई कि हमें लग रहा था कि कोई ट्रेन हमारे पास से क्रॉस हो रही है। तो इतना जो था हैवी था ये साइक्लोन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बूजी ब्रिज विच वाज इन न्यूज़ रिसेंटली वाज बिल्ट बाय इंडिया इन विच कंट्री? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ योर मोज़ेम्बिक। तो मोज़ेम्बिक में जो है बूजी ब्रिज, ये आप देख रहे हैं पिक्चर में बूजी ब्रिज, ये इंडिया ने बनाया है। और यहाँ पे जो है सबसे पहले तो है 132 किलोमीटर जो है वो एक रोड बन रहा है जिसका नाम है टीका बुजी नोवा सोफाला रोड प्रोजेक्ट। उसमें जो है ये ब्रिज बनेगा, बूजी ब्रिज। और ये बूजी ब्रिज इंडिया क्यों बना रहा है? क्योंकि इंडिया की जो है मित्रता है आपकी किसके साथ? मोज़ेम्बिक के साथ। और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, वो यहाँ पे गए थे। और इसके बाद अपनी फ्रेंडशिप को बताने के लिए इन्होंने क्या है, मोज़ेम्बिक में बूजी ब्रिज जो है वो बना रहे हैं। अच्छा, बूजी ब्रिज क्या करेगा? एक तो शो करेगा कि इंडिया जो कमिट करता है, इंडिया की कमिटमेंट पावर को ये शो करेगा। और दूसरा जो है मोज़ेम्बिक की ग्रोथ स्टोरी में ये काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि लोग जो है इस ब्रिज के कारण जो है इंटरकनेक्ट हो जाएंगे, जिससे कि लोग जो है इकोनॉमी भी अच्छी चलेगी, ठीक है, जिससे कि ये कंट्री की प्रोग्रेस में जो है कंट्रीब्यूट करेगा ये ब्रिज। तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है मोज़ेम्बिक के लिए। और मोज़ेम्बिक की कैपिटल की बात करें तो मापुतो है, करेंसी की बात करें तो मोज़ेम्बिकन मेटिकल है, और मोज़ेम्बिक के प्रेसिडेंट की बात करें तो फिलिप न्यूसी हैं। चलिए जी नेक्स्ट। विच कंपनी हैज़ रिसेंटली साइंड एन MOU with the Champolis India Private Limited to set up a bamboo based biorefinery in Bangagon, असम। ठीक है, तो ये कौन सी कंपनी है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ योर NTPC, मतलब कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ये असम में जो है चैम्पोलिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर क्या सेटअप करेंगे? एक बायो रिफाइनरी जो है सेटअप करेंगे, जिसमें जो है बैम्बू से ये क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये करेंगे 2G इथेनॉल जो है वो उससे बनाएंगे। और क्या करेंगे? बायोकोल जो है वो बनाएंगे फॉर थर्मल पावर प्लांट्स के लिए। और एक्स्ट्रा जो चीज़ें जो हैं बैम्बू से बन सकती हैं वो भी बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो NTPC किसके साथ मिलकर करेगा? चैम्पोलिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलके इन असम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो की जाएंगी। चलिए जी नेक्स्ट है विच सिटी सेनेट अपॉइंट्स रॉबिन विल्सन एज स्टेट्स फर्स्ट ब्लैक चीफ जज? तो ये किन्हें बनाया जाएगा, कौन सी सिटी में? तो ये ऑप्शन नंबर है बी, दैट इज़ योर न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में जो है न्यूयॉर्क में जो है इन्हें अपॉइंट किया जाएगा कि रोवन विल्सन को। अच्छा, अब इस पूरी न्यूज़ में देखें तो पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जो यहाँ की गवर्नर हैं जिनका नाम है कैथी होचुल्स, इन्होंने पहले किसी और का नाम नॉमिनेट किया था, पर सेनेट मतलब कि जैसे हमारे यहाँ पे विधानसभा होती है तो वैसे वहाँ पे सेनेट होते हैं। तो उन्होंने इस रिजेक्ट कर दिया था पहले जो इन्होंने नाम प्रोनाउंस किया था, नॉमिनेट किया था। उसके बाद जो है होचुल ने, जो कैथी होचुल हैं, उन्होंने इनका नाम जो है नॉमिनेट किया, रोवन विल्सन का, जो कि सेनेट ने जो है पास कर दिया, कंफर्म्ड कर दिया। इसके बाद इनकी अपॉइंटमेंट जो है ब्लैक चीफ जज पहले बने हैं ये न्यूयॉर्क के। तो काफ़ी नया जो कदम है ये हो गया है। अब बात करते हैं 22 अप्रैल के करंट में जो न्यूज़ रही हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले है नेशनल सिविल सर्विसेज डे जो है वो मनाया जाता है 21 अप्रैल को। और इसकी जो थीम है वो है एम्पावरिंग सिटीजन्स एंड रीचिंग द लास्ट माइल, ये इसकी थीम है। और गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि जो हमारे सिविल सर्विसेज हैं इन्होंने पूरी सोसाइटी में इक्विटी ला दी है और हमारी जो जनता है उसमें समृद्धि, प्रॉस्परस इंडिया जो है फाउंड किया है इन्होंने, और सिटीजन्स को एंगेज किया है इंक्लूसिव ग्रोथ में। तो ये कहा है सरकार ने, ठीक है। और जो आपका सिविल सर्विस डे है वो मनाया जाता है 21 अप्रैल को। और अगर बात करें 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को जो मनाया जाता है वो है आपका अर्थ डे, और इसकी थीम है इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट। चलिए जी नेक्स्ट है इंडिया अमर्ज एज द थर्ड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न हब। तो इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न हब जो है वो बनेगा।
यूनिकॉर्न मतलब कि जो भी कंपनी $1 बिलियन से ऊपर जो हो जाती है उसको यूनिकॉर्न कहा जाता है। तो इंडिया जो है वो 68 यूनिकॉर्न जो है अभी हाल फिलहाल में बने हैं। और नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कहाँ पे बने हैं, तो सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न बने हैं यूएसए में, और दूसरे नंबर पे चाइना, और तीसरे पे हमारा देश भारत जिसमें 68 यूनिकॉर्न बने हैं। जिसमें सबसे बड़ा है एडटेक जो है, बायजूस जो है सबसे बड़ा बना है, जो कि 22 बिलियन डॉलर की जो है कंपनी बन गई है। और इसके बाद फूड डिलीवरी जो स्विगी है वो दूसरे नंबर पे है, और फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम 11, ठीक है, ये जो है $8 बिलियन की जो है कंपनी बन गई हैं दोनों ही। तो ऐसे हमारे इंडिया की 68 कंपनीज जो हैं वो क्या बन गई हैं, आपकी 68 यूनिकॉर्न बन गए हैं स्टार्टअप। अच्छा, बात की जाए इंडिया से जो लोग हैं उन्होंने सिर्फ इंडिया में ही ये तो यूनिकॉर्न ऐसे हैं जो इंडिया में ही बने हैं। तो कुछ इंडियंस जो हैं उन्होंने बाहर किसी के साथ मिलके को फाउंडर बन के कंपनीज या स्टार्टअप किए थे। तो उनमें 70 ऐसे स्टार्टअप हैं जो यूनिकॉर्न बन चुके हैं। तो उनको अगर छोड़ दें, अगर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अभी हाल फिलहाल में कौन सा यूनिकॉर्न सबसे बड़ा यूनिकॉर्न बना है, तो वो है चैट जीपीटी। जो स्टार्टअप है वो सबसे बड़ा यूनिकॉर्न जो है आपका बना है। नेक्स्ट बात करें द टॉप 10 वेल्दीएस्ट सिटीज़ जो हैं, सबसे समृद्ध अमीर शहरों में जो है वर्ल्ड की, ये रिपोर्ट किसने जारी की है, ये की है हेनले एंड पार्टनर्स ने। तो जो भी ये 10 की लिस्ट है इसमें यूएसए और चाइना की ही मैक्सिमम जो है आपकी सिटीज़ हैं। भारत की एक भी सिटी टॉप 10 में नहीं आती है। सबसे पहली जो सिटी आती है वो है मुंबई महाराष्ट्र, जो कि 21 रैंक पे है। दूसरे नंबर पे सबसे अमीरों की सिटी में आती है आपकी दिल्ली, जो कि 36 नंबर पे है। उसके बाद आती है आपकी बेंगलोर, उसके बाद आपकी है कोलकाता, उसके बाद आपकी आती है हैदराबाद। तो आपने सिर्फ याद रखनी है मुंबई, दूसरे पे आपकी दिल्ली और तीसरे पे आपकी बेंगलुरु। तो अगर बात की जाए सबसे पहले पे जो कौन सी सिटी आई है, तो एज़ यूजुअल हर बार की तरह ये है न्यूयॉर्क, जो कि यूएसए की है। और सेकंड नंबर पे आई है सबसे अमीर शहरों में टोक्यो, जो कि जापान की है। तो ये थी सिटीज़, 10 वेल्थियस्ट सिटीज़। तो आपने नंबर 1 नंबर 2 याद रखनी है। उसके बाद इंडिया की नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 याद रखे, तो ये काफ़ी है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने लास्ट वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हु रिसीव्ड जर्मनीज हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट रिसेंटली। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज योर राइट आंसर, एंजेला मर्कल, जिन्हें ग्रैंड क्रॉस अवार्ड जो है वो दिया गया। ये जर्मनी का हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड है। चलिए जी नेक्स्ट। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इनके बारे में लिखना है आपने, ये कहाँ से हैं और चीफ जस्टिस के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, कितनी एज चाहिए, कौन सा आर्टिकल है, कौन इन्हें अपॉइंट करता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी आपको पता है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने लिखनी है। इससे आपको जो है काफ़ी चीज़ें पता लग जाएंगी, और ये भी पता लग जाएगा आपको एग्ज़ाम में बैठते समय कितना कुछ याद रहता है और कितना कुछ भूल जाता है। तो जितना भी आपको आता है उतना लिखें, चाहे आपको आंसर आता है तो आंसर ही लिखें, अगर कुछ और भी आता है, डिटेल्ड आता है तो डिटेल भी लिखें। और ये था आज का लेक्चर, एंड थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर। और जो भी आपके साथी जो तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ शेयर दैट वीडियो इन दैट ग्रुप्स, एंड थैंक यू ऑल।